स्टार्ट करते हैं। से लेके तुम्हें 1 तक मान लो प्रिंट करना है, ठीक है। 100 से लेके 1 तक का प्रिंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए कोई कोड बता सकता है कैसे होगा? ये चीज़ देखो फॉर लूप से ही होगी, 100 बार तुम प्रिंट नहीं करोगे प्रिंट एफ लिख के, ठीक है। इसके लिए तुम ऐसे कर सकते हो, तो 100 से लेके 1 तक जाना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाओ पहले, तो वेरिएबल का मान लो हम नाम रखते हैं काउंटर, ठीक है। अब फॉर लूप लिखो, तो फॉर लूप कैसे लिखोगे? फॉर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। मैं काउंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करके फॉर लूप बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 पहले लिखना है, उसके बाद 99 फिर 98 97 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो काउंटर कहाँ से स्टार्ट करोगे? काउंटर को क्या इनिशियलाइज करें बताओ? हाँ, काउंटर को 100 से इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसको कम करने की कोशिश करेंगे ना, हर स्टेप में एक बार कम होते होते 1 तक जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 100 से शुरू करना है। उसके बाद तुम्हारा होता है कि कंडीशन। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ? काउंटर कंडीशन क्या लिखेंगे बताओ? कंडीशन सोच के बताओ तुम लोग, क्या होगी? 1 प्रिंट होना है, 0 नहीं प्रिंट होना है। चलो पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, काउंटर कहाँ क्या हो, 0 से बड़े सारे डिजिट्स प्रिंट करने हैं ना, और काउंटर माइनस माइनस कर दें। इसका क्या मतलब है काउंटर माइनस माइनस का? कि हर एक बार जब लूप चलेगा काउंटर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंट एफ क्या, %d, डबल कोट्स के अंदर ही रहेगा। उसके बाद नए लाइन पे चले जाना है और प्रिंट क्या करना है, काउंटर हर बार प्रिंट करना है। तो ये लूप देखो कैसे चलेगा, पूरा प्रोग्राम देखो शुरू से, कि इंट काउंटर का मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है काउंटर, ठीक है। उसको इनिशियलाइज नहीं किया यहाँ पे। देखो फॉर लूप में जो भी वेरिएबल यूज करोगे ना, उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम डायरेक्ट फॉर काउंटर इक्वल टू 100 लिख दिया, ये इंट काउंटर लिखोगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी वेरिएबल को यूज करने के लिए पहले उसको क्रिएट करना जरूरी है। सी पता कैसे पाएगा कि काउंटर है क्या? अगर तुम सपोज यहाँ से ये लाइन हटा देते हो इंट काउंटर, अगर मान लो कि मैं ये लाइन इरेज कर देता हूँ और ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि काउंटर क्या है ये सी को तो पता नहीं है ना। तो तुम्हें पहले वो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा वेरिएबल को यूज़ करने से पहले। तो इंट काउंटर का मतलब कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है काउंटर, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। फिर फॉर काउंटर इज इक्वल टू 100 काउंटर ग्रेटर देन 0 काउंटर माइनस माइनस और प्रिंट एफ। ये कैसे एग्जीक्यूट होगा देखो, सबसे पहले तुम्हारा कंट्रोल आता है इस यहाँ पे, ये जो पहला सेमी कॉलन है उसके पहले जो होता है यहाँ इनिशियलाइजेशन होता है, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन स्टेप दोबारा कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो इनिशियलाइज हो गया काउंटर क्या, 100 से, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद फिर क्या चेक होती है, कंडीशन चेक होगी, काउंटर ग्रेटर देन 0। क्या काउंटर ग्रेटर देन 0 है? अगर ये ट्रू होगा तभी अंदर कुछ एग्जीक्यूशन होगा, ये अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है प्रिंट एफ वगैरह कुछ भी, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये स्टेटमेंट सही होगी। तो काउंटर हो गया, काउंटर है हमारा 100, काउंटर ग्रेटर देन 0 ये चेक कर रहा है सी यहाँ पे। तो काउंटर क्या 0 से बड़ा है, 100 क्या 0 से बड़ा है? तो इसका आंसर है यस, ये कंडीशन है ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ %d /n काउंटर। इसका मतलब है कि हमें एक इंटीजर प्रिंट करना है, %d का मतलब, और वो इंटीजर की वैल्यू कहाँ से लेनी है, जो काउंटर वेरिएबल है वहाँ से लेनी है। आ रही समझ में? तो काउंटर में पहले 100 है तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 100, फिर लिखा हुआ है /n का मतलब नई लाइन पे चले जाना है। तो 100 लिखने के बाद नए लाइन पे चले जाओगे। उसके बाद देखो क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद लास्ट में आता है आपका अपडेशन, ठीक है। तो ये जो पहला है काउंटर, यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। काउंटर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है कंडीशन चेक,
उसके बाद लास्ट वाला क्या है, लास्ट तुम्हारा है, इसको इधर ही रख देते हैं, ये समझना, ये मैं लास्ट वाले के लिए लिख रहा हूँ, ये है तुम्हारा अपडेशन। तो मैंने बताया था कि क्या होगा सबसे पहले, और ये बाकी ये सब तुम्हारे एग्जीक्यूशन वाले स्टेटमेंट हैं, ये सब स्टेटमेंट्स हैं जो कि फॉर लूप के अंदर हैं। ठीक है, तो पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन चेक। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन सही निकली तब जाके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आता है अपडेशन। अपडेशन के बाद फिर क्या आएगा, फिर इनिशियलाइजेशन नहीं आएगा, अब इनिशियलाइजेशन भूल जाओ, अब केवल दो ही चीज़ चलेगी, अपडेशन और कंडीशन चेक। अगर कंडीशन चेक सही हुआ तो अंदर का एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद क्या होगा, अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर सही हुई तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से अपडेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अपडेट होगा, कंडीशन चेक, अपडेशन, कंडीशन चेक, और फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक तुम्हारा ये जो कंडीशन है फॉल्स नहीं हो जाता। अगर एक भी बार ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो तुम्हारा फॉर लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो शुरू से देखते हैं, सबसे पहले 100 देखो प्रिंट हुआ, फिर 99, फिर 98, ठीक है, होते 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 1 तक का जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? ये समझ में अगर आया तो तुम लोग एक चीज़ बताओ, इसमें मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोगों को प्लस 100 से लेके -100 तक सारे नंबर प्रिंट करने हैं, तो क्या क्या लिखोगे, क्या कोड होगा, वो लिख के बताओ तुम लोग। +100 से लेके -100 तक का जितने डिजिट हैं सब सारे तुम्हें सब प्रिंट करना है अलग अलग लाइन में। मतलब 100, उसके बाद 99, फिर 98, और ऐसे होते होते तुम्हारा एक बार 0 आएगा, 0 के बाद फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर होते 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 सॉरी कहाँ तक जाएगा, -100 तक जाएगा। 3 गलती से हो गया है, -100 तक जाएगा। इसके लिए कोड लिखो, इसके लिए क्या कोड लिखेंगे बताओ। कोई कोड लिख के जरा मुझे बता सकता है, यहाँ चैट में उसको भेजो ज़रा। हाँ, काउंटर =100, काउंटर > -101, काउंटर माइनस माइनस, हाँ ये सही है। ठीक है, अच्छा चलो एक नया प्रोग्राम करते हैं आप सभी। ये समझ में आ गया है जो ये चैट में भेजा है शिवानी ने? गौरव, सपना रानी, मनीषा, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। सब लोग फिबोनाची नंबर जानते हो, फिबोनाची सीक्वेंस? फिबोनाची सीक्वेंस सभी लोग समझते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची नंबर्स या फिबोनाची सीरीज, जो भी बोल लो, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। चैट में मैं लिख रहा हूँ फिबोनाची नंबर्स /सीरीज/सीक्वेंस, ये तीनों के बारे में सुना होगा, मतलब तीनों एक ही चीज़ है। फिबोनाची नंबर सभी सुने हैं? हाँ
फिबोनाची नंबर तुम्हारे स्टार्ट कैसे होते हैं? फिबोनाची नंबर कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो कि पहला फिबोनाची नंबर तुमने 1 माना, दूसरा भी 1 माना, तो ऐसे होगा कि कोई भी फिबोनाची नंबर, ये उसका फॉर्मूला होता है कि कोई भी फिबोनाची नंबर, मान लो आप nth फिबोनाची नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिब अंडरस्कोर n, यानी कि nth फिबोनाची नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या होता है, जो उससे जस्ट पीछे वाला है, जो जस्ट दोनों पीछे वाले हैं, उन दोनों का समेशन के बराबर होता है नया एलिमेंट। ये पढ़ा है ना सभी ने? तो यहाँ पे देखो, मान लो पहले दो एलिमेंट हमने 1 1 माने, तो अगला एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का समेशन, लास्ट दो का समेशन क्या आएगा, 2। अब 2 और 1 का समेशन करो तो क्या आएगा, 3। अब 3 और 2 का समेशन करो तो क्या आएगा, 5। 5 और 3 का समेशन करो तो क्या आएगा, 8। 8 5 का समेशन करो 13, 13 8 का 21, फिर 34। ठीक है, ये फिबोनाची सीक्वेंस सभी लोग जानते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस सभी लोग जानते हैं। इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? अगर मान लो तुमको फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे? चलो मैं तुम लोग को सिखाता हूँ फिबोनाची नंबर कैसे प्रिंट करते हैं। देखो इतना तो समझ में आया ना कि फिबोनाची नंबर, इतना समझ में आया कि पिछले दो नंबर्स का समेशन होता है। तो पहले हम फिबोनाची नंबर को हम ए से मान लेते हैं, दूसरे फिबोनाची नंबर को भी हम क्या मान लेते हैं, बी से। ठीक है, ये ए बता रहा है पहला वाला फिबोनाची नंबर, और ये है दूसरा वाला फिबोनाची नंबर। ठीक है, अब चलो मानते हैं कि तुम्हें इसका कैसे समझाऊं मैं, इसके लिए एक और लूप तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। चलो इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं, तुम लूप पढ़ डालो इसमें तो सही रहेगा। तो एक तो फॉर लूप मैं समझा दिया हूँ, ये मैं फिबोनाची नंबर तुम्हें एक दूसरे लूप के एग्जांपल से समझाता हूँ। वाइल लूप भी तुम लोग को समझाना ही है, तो वाइल लूप सीख लेते हैं। देखो वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप समझ में आ गया होगा अगर, तो वाइल लूप भी आसानी है। देखो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप का पहले सिंटेक्स सीख लो। वाइल सबसे पहले लिखोगे, फिर लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे कंडीशन, जो भी कंडीशन तुम्हारी होगी वो इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, और फिर ये ब्रेसेस लगाओगे करली वाले। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक है, ये सारा का सारा, इसको कोड बोल दो। चलो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक तुम्हारी कंडीशन ट्रू रहेगी। आ रही है समझ में? जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, वाइल कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंट i इज इक्वल टू 0, मान लो एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके बाद लिखा वाइल i जब तक 100 से छोटा है तब तक क्या करना है, प्रिंट एफ %d /n, 100 बहुत बड़ा नंबर ले लें, मैं छोटा ले लेते हैं, 10 समझना आसान रहेगा, i और i प्लस प्लस। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम देखो ध्यान से देखो से क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले है इंट i इज इक्वल टू 0। इंट i इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया i, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 0। ठीक है, अब वाइल i इज लेस देन 10, वाइल ये क्या है, कंडीशन है, तो ये कंडीशन जब तक सही रहेगी, कंडीशन क्या है, i इज लेस देन 10, जब तक i तुम्हारा 10 से छोटा रहेगा तब तक तुम्हारा ये लूप बार बार चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले i तुम्हारा 0 है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या i इज़ लेस देन 10, तो क्या 0 10 से छोटा है, आंसर इज यस। अगर तुम्हारा इससे छोटा है तो क्या करोगे तुम, अब इसके अंदर आ जाओगे लूप के अंदर। ठीक है, लूप के अंदर देखो क्या है,
प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर देना है। तो आई ज़ीरो है, यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, ज़ीरो। अगला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है कि आई की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर दो। तो आई था ज़ीरो, ज़ीरो प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, आई की वैल्यू वन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो ये वाइल लूप खत्म है। ये खत्म तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा वाइल ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू रहेगी, तब तक ये बार बार फिर ऊपर जाके फिर से कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो गई वन, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या तुम्हारा आई 10 से छोटा है, 1 10 से छोटा है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर से क्या होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो पहले ज़ीरो प्रिंट हुआ, अब क्या होगा, प्रिंट वन। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी टू, फिर से यहाँ ऊपर कंडीशन चेक होगी, आई बराबर टू, तो टू इज़ लेस देन 10, हाँ सही है कंडीशन। फिर से तुम्हारा प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो ये लूप टूटेगा कब, देखो एक बार आई की वैल्यू जब सपोज 9 हो जाएगी, तो यहाँ जब चेक होगा कि 9 इज़ लेस देन 10, तो होगा हाँ सही है, तो अंदर 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 10। 10 जब होगी तो फिर चेक होगा कि क्या आई लेस देन 10 है, तो आई की वैल्यू तो 10 हो चुकी है, तो क्या 10 इज़ लेस देन 10, ये तो फॉल्स है, 10 10 से छोटा थोड़ी है। तो ये वाइल लूप उस समय ख़त्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ मैं इसके बाद में लिख देता हूँ प्रिंट एफ, मान लो उसके बाद मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मान लो कि ये तब एग्जीक्यूट होगा जब लूप ख़त्म हो जाएगा ना, तो लूप इज़ ओवर मैं लिख देता हूँ, या पूरा लिख देते हैं कि वाइल लूप इज़ ओवर। तो इसको देखो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है, इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो ऐसा करेगा, पहली बार प्रिंट हुआ ज़ीरो, फिर आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हुई वन, फिर टू से लेके देखो 9 तक हुआ है। 9 के बाद क्या हो गया है, वाइल लूप इज़ ओवर, यहाँ पे लिख दिया। तो जब 10 होगी आई की वैल्यू, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आई इज लेस देन 10 ये हो जाएगा फॉल्स। उस केस में ये वाइल लूप हो जाएगा ख़त्म। एक बार जैसे ही गलत हुआ कंडीशन, उसके बाद वो लूप ख़त्म हो जाता है, वो लूप फिर नहीं चलेगा। फिर अगले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे आप, इस वाइल लूप के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ वाइल लूप इज़ ओवर। इस कारण से देखो यहाँ पे जो आउटपुट आया था, आउटपुट के अंदर आया था लास्ट में वाइल लूप इज़ ओवर। वाइल लूप समझ में आ गया। वाइल लूप में बस केवल यही इतना है कि तुम्हारा कंडीशन अगर जब तक ट्रू है तब तक तुम्हारा वाइल लूप बार बार चलता रहेगा। वो इनफाइनाइटली भी चल सकता है अगर वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जैसे ये चीज़ फॉर लूप में भी हो सकता है कि तुम इनफाइनाइट लूप में जा सकता है कोई चीज़। जैसे मान लो कि आई इज़ लेस देन 10, ठीक है, और यहाँ आई माइनस माइनस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं आई इज़ मान लो कर देते हैं 5। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल बनाया आई जिसके अंदर हमने डाल दिया 5। फिर हमने डाल दिया कंडीशन वाइल आई इज लेस देन 10। तो जब तक तुम्हारा आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी। तो देखो क्या होगा, पहली बार आई इज इक्वल टू 5 आएगा, तो 5 इज लेस देन 10, हाँ सही है। तो फिर प्रिंट एफ हो जाएगा क्या, आई, इसका मतलब आई में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, तो पहले 5 प्रिंट होगा। फिर देखो है आई माइनस माइनस, यानी आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो 5 से होकर कितना हो गया, कम, 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। फिर चेक होगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन सही है। फिर आई माइनस माइनस फिर ये हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो ये कभी भी, ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी ना। अगर तुम 5 से लगातार कम वैल्यू करते जाओगे, नीचे 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 नीचे, तो वैल्यू तो हमेशा 10 से छोटी रहेगी। -1000 भी 10 से छोटा है, -10,000 भी 10 से छोटा है। अरे सर, तो ये लूप तो हमें कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो देखो ये कभी प्रिंट ही नहीं हो पाएगा, प्रिंट एफ वाइल लूप इज ओवर, ये इनफाइनाइटली प्रिंट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है। तो कभी तुम्हारा कंट्रोल इसके बाद यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। आ रही असल में, तो ये लगातार प्रिंट होता जाएगा, देखना तुम। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ज़रा, देख रहे हो लगातार प्रोग्राम चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसी कारण से हो रहा है।
अब देखो मैं अगर ऊपर ऊपर लेके जा भी नहीं सकता मैं, क्योंकि ये लगातार नीचे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा प्रोग्राम इन्फानाइट लूप में फंस गया है। एक समय बाद जब मेमोरी तुम्हारी रैम की भर जाएगी तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो लिखेगा प्रोसेस हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू कुछ मेमोरी इशू या कुछ ऐसे लिख देगा। तो ये देखो तुम्हारा प्रोग्राम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये समझ में आया क्यों ये वाइल लूप क्यों अटक गया इनफाइनाइट लूप में? क्योंकि कंडीशन तुम्हारी जो i लेस देन 10 है ना, i लेस देन जो 10 है वो कंडीशन तुम्हारी हमेशा ट्रू ही रही। इस कारण से वो कभी भी वो लूप ख़त्म ही नहीं हुआ। तो तुम्हारा देखो वो जो लाइन थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ये वाली कि वाइल लूप इज़ ओवर। ठीक है, अच्छा फॉर लूप कैसे इनफाइनाइट लूप में अटक सकता है, उसका एग्जांपल भी ऐसे ही देख सकते हो कि जैसे इंट काउंटर मान लो तुमने लिखा, इंट काउंटर की वैल्यू मान लो 100 की है और काउंटर इज ग्रेटर देन 0। चलो काउंटर इज, इसको भी कर देते हैं कि काउंटर इज लेस देन 1000 और काउंटर माइनस माइनस। ठीक है, तो देखो काउंटर जब तक तुम्हारा 100,000 से कम रहेगा ये चलेगा। तो काउंटर अगर तुम 100 से ही शुरू किए हो और वैल्यू घटा रहे हो हर बार, तो वो तो 1000 से हमेशा छोटा रहेगा। अगर आप 100 से स्टार्ट कर रहे हो काउंटर और काउंटर की वैल्यू आप हर बार घटा रहे हो, तो काउंटर पहले 100 रहेगा, फिर 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा। ठीक है, सो दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू। कभी ये कंडीशन वायलेट तो होगी ही नहीं। तो अगर ये कभी कंडीशन वायलेट होगी नहीं तो आपका जो लूप है वो इन्फाइनाइटली चलता ही जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसके नीचे इसके कंडीशन लिख देता हूँ कि printf कि फॉर लूप इज ओवर। तो ये कंडीशन कभी प्रिंट ये स्टेटमेंट तक पहुँचेगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो बार बार ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। वाइल कंडीशन, ओके, इसको भी अब ठीक है। देखो ये भी इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। ये शुरू हुआ होगा 100 से, अब ये ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ये प्रोसेस करता है, करते ही जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर नहीं जा सकते हम। तो समझ में आया, ये इनफाइनाइट लूप का केस होता है। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि when your loop gets stuck, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन जो होती है, कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स ट्रू। तो यहाँ पे कंडीशन कभी, या ऐसा लिख सकते हो, कंडीशन नेवर गेट्स वायलेटेड। कभी वायलेट होती ही नहीं है कंडीशन। तो कंडीशन कभी अगर वायलेट होगी नहीं तो वो लूप चलता ही जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ फिबोनाची नंबर कैसे प्रिंट करेंगे इसका यूज़ करके, वाइल लूप का यूज़ करके। ठीक है, तो इसको यहाँ से लेके कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, चलो पहला नंबर, चलो उसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, उसमें हम स्टोर कर देते हैं 1, और जो सेकंड नंबर है उसको नाम दे देते हैं सेकंड। उन दोनों में ये है। ठीक है, अब एक वेरिएबल रखते हैं i। ये बेसिकली काउंटिंग करेगा कि कौन सा फिबोनाची नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे हो। चलो हम मान लो प्रिंट करना चाह रहे हैं n फिबोनाची नंबर, जहाँ पे n हमको यूज़र देगा। तो हम यूज़र से मांगते हैं n। तो यूज़र से कैसे मांगेंगे, पहले तो एक वेरिएबल बना दो n, फिर यूज़र से बोलो क्या, printf एंटर द वैल्यू ऑफ n। हमने यूज़र से बोला कि भाई n की वैल्यू हमें बताओ। उसको हमने स्टोर कर दिया किसके अंदर, इसको स्टोर कर दो आप i के अंदर। i के अंदर नहीं स्टोर करना, सॉरी,
n के अंदर स्टोर करना है। n के अंदर स्टोर कर दिए तो n बेसिकली ये बताएगा ना कि यूज़र कितने फिबोनाची नंबर प्रिंट करना चाह रहा है शुरू से लेके। जैसे अगर बोला 10, n की वैल्यू 10 दिया, इसका ये मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि 1 से लेके जितने शुरुआत के 10 फिबोनाची नंबर है वो प्रिंट करो। ठीक है, तो nth फिबोनाची नंबर, चलो पहले सीरीज ही प्रिंट कर देते हैं। पहले चलो हम प्रिंट करते हैं nth फिबोनाची नंबर, उसके बाद सीरीज प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ यूज़र से मांग रहे हैं वो n कि तुम्हें कौन सा वाला फिबोनाची नंबर चाहिए, पहला, दूसरा, 10वां या फिर 1000वां या जो भी है। खैर 1000वां तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिबोनाची नंबर ग्रो बहुत जल्दी करते हैं। तो यूज़र मान लो सपोज 15-20 ऐसा कोई डिजिट देगा जिसके करस्पॉन्डिंग हम वो फिबोनाची नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे वाइल क्या, जब तक हमारा जो i है वो लेस देन और इक्वल टू n है, एक लूप हम लगाते हैं। यहाँ लूप लगा के हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें समेशन करना है कई नंबर्स का। ठीक है, तो देखो ऐसा करना है आपको कि एक, चलो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम बेसिकली क्या करेगा, नंबर्स को जोड़ते जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली क्या है, देखो कैसे समझाएं कि देखो हर बार जोड़ने का काम तो हो रहा है ना। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, शुरुआत के दो को, तो अगर तुम्हें मान लो तीसरा फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है तो पिछले दो को जोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें चौथा कैलकुलेट करना है तो उसके लास्ट दो को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ रहा है हर बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोई वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम सम को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो समझाता हूँ। जैसे पहले देखो, पहले हम मान लो हमें nth जो प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम चेक किए लूप में अंदर जाके, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा i n के बराबर नहीं हो जाता। और i हमने डिक्लेयर किया है कि उसके अंदर हमने 1 स्टोर करके रखा है शुरुआत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या, एक सेकेंड, क्या किया है। ओके, अगर तुम्हारा n के बराबर हो गया है i, एक सेकेंड, चलो पहले ये कर लेते हैं। अगर तुम्हारा i1 है, i1 नहीं है सॉरी, n1 है, चलो n1 है, यानी कि तुम्हें कौन सा फिबोनाची नंबर चाहिए, पहला। ये तो समझ में आ रहा होगा, इफ एल्स बता चुका है मैंने। अगर तुम्हारा, इसको पहले लिख देंगे आप, चलो एक सीख है, इसको पहले लिखना सही होगा। तो देखो 2-3 कंडीशन में हम उसको तोड़ना चाह रहे हैं। पहला ये है कि हम चेक करेंगे क्या यूज़र को पहला फिबोनाची नंबर चाहिए। अगर पहला चाहिए तो क्या कर दो, उसको सिंपली प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करेंगे हम, %d/n, कौन सा फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है, पहला, जो कि हमने फर्स्ट में स्टोर किया है। फिर हम लगा देंगे एल्स, अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो एल्स लगाएंगे, एल्स में ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो हमें ये पता है कि n की वैल्यू 1 नहीं है, तभी ये एल्स चलेगा। अब इसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं कि क्या उसको दूसरा चाहिए। ठीक है, देखो ये दो स्पेशल केसेस हैं, इसके लिए हम अलग से इफ एल्स लिख दे रहे हैं, बाकी समेशन से निकल जाएगा। अगर हमें दूसरा चाहिए तो प्रिंटफ क्या प्रिंट करना है, %d, कौन सा, सेकेंड। अगर पहला चाहिए तो प्रिंट, दूसरा चाहिए तो प्रिंट। अगर इनमें से भी नहीं निकला, इसका क्या मतलब है, n1 भी नहीं है, n2 भी नहीं है, तो एटलीस्ट n कितना होगा, कम से कम 3 तो होगा। ठीक है, तो 3 या उसके लिए हम एक अलग कोड लिखेंगे। इसमें क्या होगा, एल्स में देखो, अब हमें पता है कि n जो है वो 3 या 3 से बड़ा है। अब क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पे हम समेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। समेशन में क्या करेंगे कि देखो समेशन कितनी बार होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है यार ये, मुझे एक चीज़ में देख लेना चाहिए था। कोड तो हो जाएगा पर शायद समझने में मुश्किल ना आ जाए तुम लोग को।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें से। क्या होगा? प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज इन सी। ये लूप से शायद ना किए हूँ। ओके, चेंज नहीं करना है, चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या करें? नहीं काम कर रहा है इसमें। इसमें देखो इन्होंने कैसे किया है। ये भी एक तरीका है, बट मैं अलग तरीके से बताना चाह रहा था, वो भी समय बहुत जल्दी आ रहा है। इसमें देखो इन्होंने क्या किया है कि पहले दो वेरिएबल क्रिएट किया, आई और एन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने मान के चला है कि पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट 1 है। देखो फिबोनाची सीक्वेंस के लिए तुम ये चीज़ तुम्हारे पास फ्रीडम होती है कि पहले दो नंबर तुम क्या क्या लेना चाह रहे हो। तो 0 1 ले सकते हो, 1 1 ले सकते हो। ठीक है, तो बस ये है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट तुम लोगे उसके आगे वाला वो पिछले दो का समेशन होगा। ये रूल फॉलो होना चाहिए कि द नेक्स्ट टर्म विल बी द समेशन ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स। ये चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 और 1 से शुरू किए हैं, मैं 1 1 से शुरू किया था। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इट विल बी T2 प्लस T1। तो ये कैलकुलेट कर लिया इन्होंने पहले से। ठीक है, उसके बाद एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने के लिए कोई 3 से इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, चलो इतना देखो समझ में आ रहा है हमें कि अगर अगर यूज़र तीसरा वो मांगता है, तीसरा फिबोनाची नंबर मांगता है, तो लूप एक बार चलना चाहिए, एक ही बार समेशन होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि वाइल, अगर मान लो यूज़र n दे रहा है, n अगर 3 है तो उसमें से कितना घटाना होगा हमें? 2। लूप कितनी बार चलना चाहिए? लूप चलना चाहिए तुम्हारा एक बार उस समय, अगर n = 3 है तो ग्रेटर देन 0 ये लगाया हमने। इसका लॉजिक ये है कि देखो अगर यूज़र 3 देता है तो लूप एक बार चलना चाहिए। अगर यूज़र 4 देता है तो लूप कितनी बार चलना चाहिए? 2 बार चलना चाहिए। लूप चलने का मतलब क्या है? समेशन कितनी बार करोगे तुम सोचो यहाँ पे कि अगर यहाँ समझा देते हैं ना, नीचे देखते हैं। देखो अगर n = यूज़र देता है 3, यानी उसको ये चाहिए, तो एक बार समेशन करना पड़ेगा पिछले दो का। अगर वो चौथा मांगता है तो एक बार समेशन इन दोनों का करना पड़ेगा, फिर जो समेशन आएगा फिर इन दोनों का समेशन करना पड़ेगा। तो 2 बार समेशन करने से तुमको चौथा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, पांचवा एलिमेंट अगर चाहिए तो 3 बार समेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो जितना जो n डाल रहे हो उससे 2 ही बार तो कम लूप चल रहा है ना, 2 ही बार हमेशा, उससे 2 बार कम तुम्हारा समेशन होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया कि n-2 में यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? लॉजिक समझ में आया इसमें कि लूप कितनी बार चल रहा है। अगर मैं तुमसे मांगता हूँ कि तुम 13 फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करो तो तुम्हारा 11 बार समेशन होगा। ठीक है, इस कारण से मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ? n-2 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एक सेकेंड में जाओ, इसको दूसरा नाम दे देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है फर्स्ट और सेकंड डालने से। इसको बोल देते हैं T1 T2 कर देते हैं, इसको बोल देते हैं T1 और इसको बोल देते हैं T2। तो उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ फर्स्ट है वहाँ वहाँ T1 डाल दो, और जहाँ जहाँ सेकेंड है वहाँ वहाँ T2 डाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नया टर्म जो कैलकुलेट करेंगे, इंट नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा जो भी T1 है और जो T2 है, इनको जोड़ लो। अब ये तो ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होगा कि
देखो यहाँ मैं क्या करूँगा, T1 पहला वाला है, T2 दूसरा वाला है, T2 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म और T1 इज इक्वल टू T2। यहाँ बेसिकली देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये लॉजिक समझाना पड़ेगा, नहीं तो उनको दिक्कत होगा इसमें। तो इंटरनेट स्लो चल रहा है। सही चल रहा है। व्हाइट बोर्ड, आवाज़ तो साफ आ रही है ना, इंटरनेट थोड़ा इशू है इसके अंदर। आवाज़ सभी को साफ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक। देखो इसमें मैं ये समझा रहा था कि देखो पहला दो फिबोनाची नंबर हम 1 1 मानते हैं, तो उसके बाद का क्या आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा इन दोनों का समीशन 2, फिर 2 और 1 को सम करो कितना आएगा 3, फिर 3 और 2 को सम करोगे फिर क्या आएगा 5, फिर 5 3 को सम करोगे आएगा 8। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले हम T1 में स्टोर कर रहे हैं 1, ये क्या है, ये है T1। ठीक है, उसके बाद स्टोर कर रहे हैं हम T2 में भी क्या स्टोर कर रहे हैं 1। पहले दो नंबर्स हम क्या कर रहे हैं, T1 और T2 को एलोकेट कर रहे हैं। अब जो नया टर्म है वो क्या होगा, नया टर्म इन दोनों का समेशन होगा। तो नया टर्म कैसे कैलकुलेट होगा, इन दोनों को समेशन से। तो यहाँ जो मैंने लिखा है नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये तो समझ में आ गया होगा कि पिछले दो का समेशन है। अब इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो ये T1 T2 है इनको अपडेट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये हट के अब T1 पॉइंट करने लगेगा इसको, अगला टर्म क्या होगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा ना तुमको। अब T1 इसको पॉइंट करने लगेगा और T2 किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना T1 T2 की हर बार, आ रही हो समझ में। अब T1 T2 फिर जुड़ के क्या बनाएंगे, 1 और 2 3 जुड़ के फिर नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट होगा, ये आएगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट NXT, नेक्स्ट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट अब इसी से आना पड़ रहा है। ठीक है, यह है नेक्स्ट टर्म तुम्हारा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से ये अपडेट होगा T1 T2, फिर एक कदम T1 को बढ़ाएंगे, एक कदम T2 को बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ाने वाला स्टेप है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले हम नया टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं T1 प्लस T2 से। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद देखो T2 को असाइन कर दे रहे हैं नेक्स्ट टर्म, यानी एक कदम बढ़ा दिए T2 को। जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो अब स्टोर किसके अंदर कर देंगे, T2 में। ये काम पहले करना चाहिए, रुक जाऊँ भूल गया मैं, ये चीज़ ऊपर होगी और ये नीचे होगा। देखो यहाँ बेसिकली हम क्या किए, एक सेकेंड, ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा T1 इज इक्वल टू T2। देखो ये इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो देखो T1 पहले 1 था और T2 1 था। उसके बाद हमने क्या किया कि T1 में वो वैल्यू असाइन कर दी जो T2 में थी। तो T2 में कितना था, पहले 1 स्टोर हो गया इसके अंदर, और जो नेक्स्ट टर्म में था स्टोर, नेक्स्ट टर्म में क्या था 2, वो किस में स्टोर हो गया, T2 के अंदर। आ रही समझ में। तो ये दोनों एक कदम आगे आ गए। अब इन दोनों से फिर नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट टर्म T1 और T2 जुड़ के कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और जो T2 की वैल्यू है वो असाइन कर दी जाएगी किसको, T1 को। तो अभी T2 में क्या स्टोर है 2, तो T1 कितना हो जाएगा 2, और T2 में क्या असाइन कर दिया जाएगा, जो नेक्स्ट टर्म जो वैल्यू है। तो नेक्स्ट टर्म में वैल्यू कितनी है
3 ये असाइन हो जाएगा किसको, T2 को। तो फिर से ये दोनों एक कदम और आगे आ जाएंगे, T2 यहाँ पे आ जाएगा और T1 उसके फिर जस्ट पीछे आ जाएगा। ये प्रोसेस समझ में आया सभी को कि ये क्या हो रहा है, कि इसको मैं अभी और एक्सप्लेन करूं। गौरव समझ में आया, मनीषा समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आया? थोड़ा डाउट हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। तो देखो ये प्रोसेस बेसिकली वही है, ये जो तीन ये लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसका यही मतलब है कि देखो T1 जो है तुम्हारा और T2 है तुम्हारा। देखो T2 तुम्हारा लास्ट है और T1 तुम्हारा सेकेंड लास्ट है नंबर, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि T2 में जो भी वैल्यू है वो T1 में असाइन कर दे रहे हैं। इससे क्या हुआ कि हम T1 को एक कदम आगे ले आए, T1 गेट्स अहेड, नहीं ठीक है, या बोल सकते हो कि पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नंबर। थोड़ा मुझे समझाने में इश्यू हो रहा है इसको, कैसे इसको टर्म में वर्ड्स में कैसे बोला जाए, ठीक है। या यहाँ लिख सकता हूँ मैं T1 मूव्स अहेड, ठीक है। इस स्टेप से क्या हुआ कि T1 एक कदम आगे बढ़ा और इस स्टेप से क्या हुआ कि T2 मूव्स अहेड, ठीक है। एक कदम, वन स्टेप लिख सकते हो, वन स्टेप अहेड, वन स्टेप, एक एक स्टेप दोनों आगे बढ़े, ठीक है। तो ये होने के बाद ठीक है, फिर आगे वाला कैलकुलेट होता है। अब इसके बाद जानते हो क्या करना पड़ेगा, जब से ये हम असाइनमेंट कर लेंगे उसके बाद n की वैल्यू को 1 से घटा देंगे हर एक स्टेप के बाद। आएगा समझ में? ये होने के बाद अब देखो जैसे मान लो 3 होगा तो ये एक बार ही ये स्टेप चलेगा। कैसे? देखो n जब 3 होगा तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखो सबसे पहले n जब 3 होगा तो चेक होगा कि क्या n 3 1 है, नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल चला जाएगा किसके हाथ में, एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में देखो, एल्स में चेक होगा कि क्या n तुम्हारा 2 के बराबर है, तो 3 2 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल चला जाएगा एल्स में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि चेक होगा कि क्या n - 2 ग्रेटर देन 0 है। अब n की वैल्यू 3 है तो 3 - 2 इज़ 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद T1 और T2 ऐड होंगे। अब T1 और T2 में 1 और 1 है, ये जुड़ के हो जाएगा 2 2। अब T2 की वैल्यू 1 में असाइन हो जाएगी तो T1 में हो जाएगा 1 और T2 बराबर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में था कितना 2, वो स्टोर हो जाएगा 2 के अंदर, T2 के अंदर। फिर n की वैल्यू 3 से घट के हो जाएगी 2 जब n माइनस माइनस होगा। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, n की वैल्यू हो चुकी है 2, तो 2 - 2 इज 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? आंसर इज नो, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा स्टेटमेंट। अब ये वाइल लूप खत्म। इसके बाद हमको प्रिंट कर देना है नंबर, प्रिंट f। यहाँ पे हमें लिखना है दी nth फिबोनाची नंबर इज %d, और वो नंबर क्या है, वो नंबर किस में स्टोर हुआ होगा, वो नेक्स्ट टर्म में भी है और तुम्हारा T2 में भी है। तो कुछ भी यहाँ पे आप डाल दो नेक्स्ट टर्म, इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते थे, बट चलो मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट टर्म। एक सेकेंड, इसको मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा इसको। नेक्स्ट टर्म, थोड़ा इसे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट टर्म इंट हम यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, ये मैं बाद में समझाऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, द nth Fibonacci number is %d/n, नेक्स्ट टर्म और सेमीकोलन। इस वाइल लूप को हटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं ये प्रोग्राम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हमने सोचा है वो सही बना कि नहीं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ n,
तो बताओ n क्या डालें। तुम्हारे फिबोनाची जो नंबर्स हैं हम लोग के हिसाब से जो आएंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। तो 9 में डाल के देता हूँ, 34 आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 9 डाल के देखते हैं। ठीक है, देखो क्या आ गया, nth फिबोनाची नंबर इज 34। एक बार देखते हैं सीरीज ये गूगल पे कैसा शो कर रहा है। क्या ये लोग 1 1 से शुरू कर रहे हैं या 0 0 से? फिबोनाची सीरीज 0 1 से शुरू कर रहे हैं, तो हम 0 1 से ट्राई करते हैं। तो ये 0 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम भी चेंज कर देते हैं। हम भी क्या करेंगे, 0 1 से स्टार्ट करते हैं। तो T1 को हमने कर दिया 0 और T2 को रहने दिया 1। ठीक है, अब इस हिसाब से देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर क्या आता है। देखो F 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो F 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो 0 से स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा कोड में मैं चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कंपैटिबल हो जाए जैसा इन्होंने दे रखा हुआ है। चलो n बराबर 0, अगर ये 0 होगा, बहुत कुछ चेंज हो जा रहा है यार। n बराबर 0, n बराबर 1, n-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम लोग के लिए, मुझे और भी समझाना पड़ सकता है इसमें। चलो इस हिसाब से ये जो दे रहे हैं कि F10 कितना आना चाहिए, 55। चलो मैं डाल के देखता हूँ उसके अंदर F14 में आंसर आना चाहिए 377। मैंने कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंजेस क्या किए मैं समझा देता हूँ। पहले तो पहला नंबर 0 माना, पहला फिबोनाची नंबर, और दूसरा माना क्या, 1। ठीक है, दूसरा चेंज क्या किया कि हम n को 1 या उसके ऊपर मान के चल रहे थे। यहाँ पे 0th फिबोनाची नंबर भी ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि n बराबर 0 से चेक किया कि अगर वो 0 है तो T1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे n2 था उसको करके क्या कर दिया, n बराबर 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ 2 आएगा तो 2 माइनस करेंगे कि 1 माइनस करेंगे। n बराबर 2 अगर रहेगा तो ये लूप चलना चाहिए एक बार, अगर n = 2 आता है तो यहाँ -1 होगा। बस ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो इसे चला के देखते हैं। F14 चेक करता हूँ मैं, 377 आना चाहिए। चलो अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ 14, देखो 377 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ये? समझ में आ गया सभी को ये? स्वप्ना तुम्हें समझ में आया? मनीषा समझ में आया? गौरव, तुम तीनों ही बताओ। कंडीशन चेक वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है अभी। देखो जितना समझ में आएगा उतना ठीक है। इशू ये है कि टाइम का इशू है मुझे भी। इधर तुम लोग के क्विज वगैरह हैं? हाँ सर, इस वीक होंगे 2 क्विज। इधर 2 क्विज हैं। थोड़ा टाइम का तो इशू है। कल तुम्हारा मंडे का शेड्यूल था, इस कारण में क्लास नहीं रखा, और इधर टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, तो कंडीशन चेक वाला अब तो प्रॉब्लम है। कंडीशन चेक में कौन सा वाला बताओ? कंडीशन चेक यहाँ पे मैंने तो कई कंडीशन चेक करने का बताया ना। कंडीशन चेक में वाइल लूप वाला कंडीशन चेक, ये जो कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ डाउट है? जी सर, वो a-1 वाला टर्म में एरर आ रहा है, उसके उसका एरर आएगा। वो समझ में नहीं आ रहा है कि n-1 क्यों लिखा हुआ है।
वो भी है, और एक ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, तो एक बार उसके अगले बार क्या आएगा? n एक बार चैट में लिख दो। एक तो समझ में आया कि n माइनस वन, नहीं तो समझ में आया। और दूसरा, आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है एक्चुअली। दूसरा वाला डाउट लिख सकती हो उसमें, अपना क्या इशू है तुम्हें उसमें। गौरव तुम्हें पूरा समझ में आ गया है, और मनीषा तुम्हें? n माइनस वन वाला एक बार आंसर दे रहा है, मतलब देखो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ उनको समझाने के लिए। देखो अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना तुम लोग को, ये पहले तो मैं 1 और 1 लेके समझाया था, अब एग्जैक्टली यही समझा रहा हूँ जो यहाँ पे है। देखो पहला तुम्हारा 2 डिजिट तो फिक्स है ना, इतना तो क्लियर है तुम लोग के, पहला 2 डिजिट तो फिक्स है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 0 और 1 ये 2 नंबर तो तुम्हें दे रखे हुए हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम तुम्हारा इफ एल्स से हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इफ एल्स वाले में तो इशू नहीं होना चाहिए। इफ एल्स में तो नहीं डाउट है ना किसी को कि ये इफ और एल्स कैसे चल रहा है, ये इसमें तो नहीं डाउट है ना किसी को। इफ एल्स में डाउट है किसी को? नेक्स्ट टाइम, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने पे क्या आंसर देगा? नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने पे क्या आंसर देगा? अच्छा दूसरी बार क्या एग्जीक्यूट होगा? ओके चलो ठीक है, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इसको, यहाँ पे प्रिंट एफ डाल देता हूँ ना, तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। चलो देखो प्रिंट एफ मैं डाल देता हूँ कि नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू %d/n, यहाँ डाल दिया नेक्स्ट टर्म। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, तुम लोग को हर जगह अगर प्रिंट कर दूंगा तो तुमको आसानी से समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कि t1 इज अपडेटेड टू t1, और इसके बाद t2 में चेंजेस आए ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि t2 इज अपडेटेड टू t2, और फिर यहाँ n में चेंजेस आए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, n इज अपडेटेड टू क्या, n। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अच्छा अब देखो एग्जीक्यूट करने पे क्या आता है, तुम देखो ध्यान से। अब इसके अंदर जितनी बार भी ये वाइल लूप चलेगा ना, ये सब बार बार प्रिंट होंगे। तो चलो मैं तुम्हें 10वां नंबर प्रिंट, 10वां फिबोनाची नंबर प्रिंट करके दिखाता हूँ, 10th। तो देखो क्या होता है। अगर मैं लिखता हूँ 10 तो देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू 1। तो जब तुमने 10 दिया तो देखो ये लूप क्या चल कैसे रहा है। जब तुमने 10 दिया तो सबसे पहले ये पहले लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो तुमने दिया 10, तो 10 n में स्टोर हो गया। ठीक है, इंट सम इज इक्वल टू 0, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा भी सकते, कोई इशू नहीं है। अब देखो n इज इक्वल टू क्या है, 10 है। पहले कंडीशन चेक हुई कि क्या n 0 के बराबर है। अब भाई n में तो 10 है, ये कंडीशन गलत हो गई। तो ये कंडीशन गलत हो गई तो इफ के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या होगा, जो एल्स के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स के अंदर तो इतना सब कुछ है। अब देखो एल्स के अंदर शुरुआत से एग्जीक्यूट करेगा, तो शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि क्या बताओ तुम्हारा n 1 के बराबर है क्या। तो हमारी n की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 तो 1 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, प्रिंटफ वाले को कोई इशू नहीं है। ये तुम्हारा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जिससे किसी को डाउट ना हो। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा जो वो है n 1 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि n में वैल्यू क्या स्टोर है, 10। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा।
होगा क्या एग्जीक्यूट, एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स में जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स में देखो इतना इतना यहाँ से लेके यहाँ तक है एल्स में। अब देखो कंडीशन क्या है, वाइल n माइनस वन इज ग्रेटर देन 10, तो n की वैल्यू कितनी है 10, n माइनस वन कितना हुआ 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, यस 9 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर का है जो वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, जो दोनों का सम करके हम नेक्स्ट टर्म में स्टोर कर देंगे। तो T1 में क्या है, T1 में तुम्हारा 0 है और T2 में 1 है, तो T1 और T2 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो नेक्स्ट टर्म अपडेट होके कितना हो जाना चाहिए 1, यही आंसर आया यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू 1, ठीक है, ये यहाँ से प्रिंट हुआ। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, T1 इज इक्वल टू T2, T2 में कितना था 1, और वो स्टोर किस में हो गया T1 के अंदर, तो क्या यहाँ हमने लिखा है printf T1 इज अपडेटेड टू क्या T1, तो अब T2 में 1 था और T1 में 0 था, लेकिन ये अपडेट हो गया, अब ओवर राइट हो गया, T1 में जो वैल्यू थी अपडेट कितनी हो गई, हो गई 1 हो गई। तो देखो अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, T1 इज अपडेटेड टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद है T2 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म में जो वैल्यू थी वो किसमें स्टोर कर दी जा रही है T2 में, तो नेक्स्ट टर्म में क्या था 0 प्लस 1 था, तो T2 में वापस से क्या स्टोर हो गया 1 था, 1 ही रह गया, ठीक है। तो ये printf T2 इज अपडेटेड टू 1, T2 इज अपडेटेड टू 1, ये प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हुआ। अब देखो क्या होगा, इसके बाद n माइनस माइनस, तो n की वैल्यू थी कितनी 10, n माइनस माइनस के बाद कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि ये कम करेगा 1 से, तो printf n इज अपडेटेड टू, यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए n इज अपडेटेड टू 9, तो क्या ये प्रिंट हो रहा है क्या, n इज अपडेटेड टू 9, ठीक है। अगला देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे लूप हो गया खत्म, लूप खत्म हुआ, पर देखो अभी कंडीशन ट्रू थी तो फिर से कंडीशन चेक होगी, n माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये चीज़ वापस चलती रहेगी घुमा घुमा के। तो n की वैल्यू हो चुकी है 9, तो n माइनस वन कितना होगा 8, 8 इज ग्रेटर देन 0, हाँ सही बात है भाई, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो अंदर का जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखो क्या है, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2, अब आपको ये पता है कि T1 में स्टोर हो चुका है 1 और T2 में स्टोर हो चुका है 1, तो 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए 2, नेक्स्ट टर्म में कितना स्टोर हो जाएगा 2, तो ये जो printf स्टेटमेंट है नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू नेक्स्ट टर्म, इसका आंसर ये क्या प्रिंट करना चाहिए, नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू 2, क्या ये प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू 2, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2, अब T2 में कितना है 1, अब ये इसमें स्टोर हो जाएगा T1 में, तो printf T1 इज अपडेटेड टू 1, ये प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है T1 इज अपडेटेड टू 1। अब देखो क्या है आगे, T2 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म, अब नेक्स्ट टर्म में क्या स्टोर है 2, 2 किसमें साइन हो जाएगा T2 के अंदर, तो अब printf T2 इज अपडेटेड टू T2, इसका आंसर क्या आना चाहिए T2 इज अपडेटेड टू 2, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में था 2, तो ये प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट हुआ है क्या T2 इज अपडेटेड टू 2। अब आगे देखो n माइनस माइनस, तो n की वैल्यू थी 9, n घट के कितना हो गया 8, n माइनस माइनस के बाद, ठीक है। तो printf n1 इज अपडेटेड टू, ये क्या होना चाहिए इसका प्रिंट होना चाहिए n1 इज अपडेटेड टू 8, क्या हो रहा है ऐसा n1 इज अपडेटेड टू 8। इसके बाद क्या होना चाहिए, अब देखो ये लूप यहाँ खत्म हुआ, फिर से कंडीशन चेक होगी, n माइनस वन, n में स्टोर है 8, 8 माइनस वन कितना होगा 7, क्या 7 इज ग्रेटर देन 0, आंसर हाँ, तो हाँ है, तो फिर कंडीशन सही है, तो आंसर एक्सिक्यूट होगा। अब नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2, अब देखो T1 में स्टोर है 1 और T2 में स्टोर है 2, ठीक है। अब T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 3, और 3 किस में स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो अगर हम ये लिखे printf नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू, क्या होना चाहिए नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू 3, क्या ऐसा हो रहा है क्या आगे, नेक्स्ट टर्म इज अपडेटेड टू 3, ठीक है। फिर क्या होगा T1 इज इक्वल टू T2, अब T2 में क्या है 2 है, और T1 में भले ही था 1, लेकिन अब ओवर राइट होकर क्या हो जाएगा T1 में स्टोर हो जाएगा 2, तो printf T1 इज अपडेटेड टू T1, इसमें क्या होगा कि T1 इज अपडेटेड टू 2 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या वो प्रिंट हो रहा है T1 इज अपडेटेड टू 2,
ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको जो nth 10th फिबोनाची नंबर है देखो मिल जाएगा 55। ये प्रोसेस बार बार समेशन कर रहा है पिछले नंबर्स का। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है तुम्हारा लूप? ठीक है, देखो जहां तुमको समझ में नहीं आया ना वहां printf डाल के देख लो, printf कि वहां पे क्या हो रहा है कि printf n1 इज अपडेटेड टू printf n2 जो भी वेरिएबल है, तो उसे तुम्हें अगर तुम एग्जीक्यूट करोगे तो और आउटपुट देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोड चल कैसे रहा है। ठीक है, मैं तो ये कोड तुम लोग को भेज दे रहा हूँ, तुम लोग ये देख लेना। ठीक है, बाकी देखो आज 18 हो गया है, तो अब तुम क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम में तो क्लासेस नहीं होंगी, अब तुम लोग की डायरेक्ट क्लासेस होंगी एग्ज़ाम के बाद, मिड सेमेस्टर के बाद। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी फंक्शंस आज डिस्कस नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें हम मिड सेमेस्टर के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय सभी लोग, मिड सेमेस्टर के बाद मिलते हैं। गुड नाइट। भी हुआ कभी कैसे हुआ कभी तुझको कर दिया तेरी मेरी मिट जाई है दूरियां। तेरी मेरी मिट जानी है दूरियां, प्यारी है दूरियां, अफसानी है दूरियां, फंसी तेरी क्यों करता से दूर है, क्यों कोई यहाँ पे आ रहा पास दूर में जा रहा जा कोई यहाँ पे ये दूरियां